अगर हम बात करें तो अभी की जो हमारे वर्ल्ड में जो चल रही है, जितनी सारी कनेक्टिविटी चल रही है, देखने को मिल रहा है कि कहीं लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है, कहीं एक से दूसरे के बीच में जो इफ़ेक्ट, ये सारे जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो इन सब से चीज़ों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना को बढ़ा रही है। अब ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या है? तो अगर हम बात करें तो अभी आपको जो है रूस एवं यूक्रेन के बीच में युद्ध देखने लड़ाइयाँ चल रही है। इसके अलावा इजराइल और गाज़ा के बीच में, साथ ही साथ इजराइल और ईरान के बीच में भी जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ रही है। और तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं इन देशों के बीच से जो तनाव है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी उत्पन्न इससे हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों के पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो इन सब के पीछे का जो रीज़न है वो देखने को मिल रहा है कि एक जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री के ऊपर हावी होना चाहता है। अभी की अगर दुनिया की हम बात करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वर्चस्व की राजनीति को दर्शा रहा है। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखिए और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिला है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी से इफ़ेक्ट करता है और इसी को रिलेट करता है। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न था वो कहीं ना कहीं जो था जो देश थे उनके बीच में क्या कहते हैं, उनके बीच में वर्चस्व की राजनीति, और वही जो सेम कंडीशन हमें अभी जो इन देशों के बीच में भी देखने को मिल रही है। बट अगर हम इसके साथ जो बात करें, इन सारे वर्चस्व के बीच में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो अभी का जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं दो गुटों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें तो एक पश्चिमी ध्रुव और एक जो है बहुध्रुवीय, जिसे हम नाटो और सीटो कह सकते हैं। तो इस वजह से भी जो है कहीं न कहीं ये जो वर्चस्व की राजनीति है वो बहुत अधिक बढ़ रही है। अब जैसे कि पश्चिमी ध्रुवों की बात करें तो उसमें अमेरिका का जो वर्चस्व है इन वर्ल्ड, अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो वो सभी देशों पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और अभी जो अमेरिका है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट भी दिखा रहा है, और सारी और सारी चीज़ों के बीच में, मतलब कि हर देश की जो वर्ल्ड वॉर है उसमें भी अभी हाल में ही हमने देखा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी वर्ल्ड जो लड़ाइयाँ चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर मिशन हमने किया था, तो उसमें भी अमेरिका ने ये दावा किया था कि ये जो लड़ाइयाँ हैं वो उसी ने सीज़ फायर करवाया है इन दोनों देशों के बीच में। अब जो ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें भी अमेरिका का यही दावा था कि उसी की वजह से जो है सीज़ फायर हुआ है। उसी ने इन दोनों को उन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करके सीज़ फायर करवाया है। तो इनसे हमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं जो है अमेरिका अभी भी अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा है। और अभी अब रूस और यूक्रेन की लड़ाइयों को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका के द्वारा रूस एवं यूक्रेन की लड़ाइयों को रोकने के लिए एक तरफ जो है वो रूस पे बहुत सारे और देशों ने मिलकर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलकर कई सारे प्रतिबंध भी रूस पे लगाए हैं। और इसके साथ ही रूस के जो और जो सहयोगी देश है, जैसे जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, उस पर भी बहुत सारे जो टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें हाल ही में अभी इंडिया पर अमेरिका के द्वारा 25% का टैरिफ रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया था, और साथ ही ये प्रतिबंध चाइना पे भी लागू हो रहे थे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर परचम आईएएस। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि रूस के तेल पर भारत एवं प्रतिबंध की जो है भारत पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, और सारे जो सहयोगी कंट्री है जो भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भारत और चीन ने ट्रंप को एक संदेश दिया। उसी की भाषा में क्या रिलेट किया है, क्या टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे न्यूज़ वगैरह से ये देखने को मिल रहा है कि ऑन रशियन ऑयल इंडिया एंड चाइना स्पीक द सेम लैंग्वेज टू ट्रंप। तो उन्होंने सेम लैंग्वेज का यूज़ किया। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो इंडिया एंड चाइना आर पर्शिंग back against US pressure regarding Rusi oil import, but nation prioritize security and economic independence। तो ये जो टैरिफ लगा है उसके बाद इंडिया और चाइना एक दो जो साझा होके इस पे अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त कर रहे हैं, तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते जो है इस समय जो है जो वैश्विक तौर पर
ऊर्जा आपूर्ति पर संकट भी छा रहा है। और इसी में जो है अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, साथ ही उसके जो सहयोगी पर भी यह अपेक्षा की जा रही है। और इसी के साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत और चीन रूस से कच्चा तेल खरीदना भी बंद कर दे। वो अमेरिका की मांग की जा रही है। अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप जो ने कहा था कि इंडिया जो है हमारा अच्छा दोस्त है, बट वो रूस से व्यापारिक नाते वो हमसे व्यापार कम करके रूस से ज़्यादा व्यापार कर रहा है, जिस वजह से जो है इस व्यापार और जो है और सारे जो कंट्री है वो रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे। तो ये उन्होंने उस साइड से 25% का जो टैरिफ है वो भारत पे लगा। तो चलिए अब इस टैरिफ के बाद जो है भारत और चाइना की क्या प्रतिक्रिया हुई है। तो इससे हमें ये देखने को मिला है कि दो ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी, कि भारत और चीन के बीच की अगर हम बात करें तो रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उन दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं सीमा विवाद और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट इस सब के बावजूद भी है उनके बीच में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे जो है साउथ एशिया की तरफ से इनका सहयोग भी देखने को मिलता है। तो ये अप्रत्याशित साझे की स्थिति में आ गए हैं। अब दोनों देशों ने कहा है कि ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को उन्होंने अपनी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि अमेरिका के अनुरोध को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, जिससे जो ये घटना जो है कहीं ना कहीं वैश्विक कूटनीति को एक नई दिशा की ओर संकेत कर रहा है, वो उसे ले जा रहा है एक दूसरी दिशा की ओर। तो चलिए हम बात करते हैं अब इस पे जो है, जब ये प्रतिक्रिया जब आई चाइना और इंडिया की तरफ से, तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या प्रतिक्रिया अपनाई है, क्या रुख अपनाया है, तो उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इस पे जो है ट्रंप ने, जो भारत के अभी पूर्व राष्ट्रपति हैं, ट्रंप ने ये रुख अपनाया है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदने पर कड़ा रुख अपनाया है। उनका तर्क था, वो अपनी तरफ से ये तर्क देने का कोशिश यूएसए के द्वारा किया जा रहा है कि रूस की युद्ध नीति को ये जो है आर्थिक सहयोग देता है। जब हम तेल खरीदते तो उससे उसे आर्थिक सहयोग होगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यदि वह सत्ता में लौटते हैं तो वे भारत और चीन पर आर्थिक दबाव भी बनाएंगे और उच्च टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा सकता है। और उन्होंने ट्रंप के द्वारा जो है इसे अनैतिक व्यापार भी व्यापार भी बताया है कि ये कहीं ना कहीं अनैतिक व्यापार है, और कहा कि मित्र देशों को, जो हमारे दोस्त हैं, उन्हें रूस से दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन इस रुख को चाइना और भारत ने अस्वीकार कर दिया और सीधा इसको जो है उन्होंने अपनी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा में हस्तक्षेप माना है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत की गुट निरपेक्षता नीति के खिलाफ है, तटस्थता नीति के, क्योंकि भारत की ये जो विदेश नीति है उसके ये खिलाफ है। वो किसी एक देश की साइड नहीं ले सकता, ये भारत की कूट निरपेक्ष नीति का उल्लंघन होगा। तो अब इस पे भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह उसकी जो ऊर्जा नीति है वो पूरी तरह जो है स्वतंत्र है और वो अपने जो है राष्ट्र के हितों पे आधारित है। अब रूस से कच्चा तेल पे खरीदने का निर्णय क्या था भारत की, जैसे कि हमने बात भी की थी कि ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, क्योंकि रूस से उसका जो तेल खरीदता था और अन्य देशों से तेल खरीदने में उसे डॉलर की भूमिका अधिक देखने को मिलती है। बट जब वो इससे तेल खरीदता है रूस से, तो वो रुपया और रूबल में भी खरीदता है, और जिससे कि है जनता को इसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं सस्ते ईंधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। और 2023 के बाद जो है रूस एवं इंडिया के बीच का जो व्यापार है ऊर्जा के क्षेत्र में, कच्चे तेल के क्षेत्र में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो स्थिति में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इस पे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने अमेरिका को कहा है कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार वहीं से तेल खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता और भरोसेमंद आपूर्ति हो सके। उन्होंने सीधा तौर पे दो टुक में अमेरिका को ये जवाब दे दिया है कि हम वहीं से तेल खरीदेंगे जो हमें हमारे भरोसेमंद के लायक हो और जहाँ से हमें सस्ता मिल सके। भारत ने ये भी स्पष्ट किया है कि वो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वो किसी के दबाव को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इस नीति के तहत भारत ने रूस से आयात को भी बढ़ाया है और रूसी तेल को रिफाइन कर पश्चिमी देशों में भी निर्यात किया। वो एक तरफ से रूस से जो है कच्चा तेल लेता है और दूसरी तरफ उसे रिफाइन कर पश्चिम देश में उसे निर्यात करता है। तो वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में कनेक्ट हो रहा है।
अब चीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो चाइना की प्रतिक्रिया की बात करें तो चाइना ने कहा है कि ये अमेरिका का जो दबाव है वो हमारे राजनीतिक में हस्तक्षेप है। और बीजिंग ने कहा है कि रूस से ऊर्जा व्यापार एक सामान्य उसका जो है द्विपक्षीय सहयोग है, ना कि जो लड़ाई में है समर्थन है। इसके अलावा जो है चाइना के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि चीन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता है और किसी अन्य देशों की इसमें अनुमति नहीं है। ये डायरेक्ट उनके द्वारा जो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि चीन अपने हित के अनुसार निर्णय लेता है, उसमें जो थर्ड देशों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनके पे ना ले फैसले ना ले। और इसी के साथ चीन ने यह भी संकेत किया कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। अब इस टैरिफ के बाद जो है पीएम मोदी ने जब टैरिफ ईयू के द्वारा और यूएसए के द्वारा देखने को मिला, तो इसमें जो है पीएम मोदी ने भी कुछ टॉपिक है, उन्होंने कहा कि वो तो ईयू जो है खुद रूस से व्यापार करता है और हम पे टैरिफ लगाया जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अब देखते हैं कि भारत और चीन में क्या समानता है इस चीज़ के क्षेत्र में। तो हमें इसमें ये देखने को मिल रहा है इंडिया चाइना कॉमन ग्राउंड। तो रूस से तेल खरीदने के दोनों मुद्दे पे दोनों देश एक हो गए और अभूतपूर्व सामंजस्य भी इसमें देखने को मिला है। और दोनों देश ने इस बात पे जोर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा एक संप्रभु अधिकार है, वो बाहरी दबावों के आगे नहीं झुकेंगे। और अमेरिका के प्रति दोनों देशों ने संयमित लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयम के साथ और स्पष्ट प्रतिक्रिया भी दी है। भले ही जो चाइना एवं भारत के बीच में बहुत सारे मतभेद है, बट इसके बावजूद भी और इस मुद्दे पर उनके हित जो है सामंजस्यपूर्ण एवं समान रहे हैं और इस एकजुटता की दिखाई राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर है। और साथ ही साथ पुराने प्रतिद्वंदी भी एक ही भाषा बोल सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। अब हम देखेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य इस मुद्दे पर जो है वर्ल्ड में क्या परिप्रेक्ष्य पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी हम यहाँ से देखेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो चलिए हम बात करते हैं बाजार ऊर्जा संतुलन। अब इससे जो है भारत एवं चाइना के इस इफेक्ट के बाद भारत और चाइना जैसे बड़े उपभोक्ता रूस से तेल खरीदकर जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक कहीं ना कहीं एक नया संतुलन बना रहे हैं। अब उसके बाद देखें तो ये पूर्वी पश्चिम बनाम पूर्वी तनाव। अब इससे जो है हमें जो कहीं ना कहीं पश्चिम बनाम पूर्वी तनाव भी देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाटो और सीटो की जो सिचुएशन थी, ये कंडीशन हमें अभी भी देखने को मिल सकती है। अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बनाम पूर्वी, जैसे कि अगर पश्चिमी देशों में बात करें तो अमेरिका आ गया और उसके यूरोपीय संघ, ये मिलकर जो है रूस पे प्रतिबंध लगाकर उसे वैश्विक मंच से अलग थलग करना चाहते हैं। जबकि पूर्वी देश जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देश है ऊर्जा एवं व्यापार की राजनीति से अलग रखने की नीति अपना रहे हैं। अब ये जो है ये अंतर पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं नई ध्रुवीकरण का, जिसमें पश्चिमी तौर पे जो है नैतिक दबाव दिए जा रहे हैं हम पे और पूर्वी जो है अपनी वास्तविक ज़रूरत एवं आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसा अभी भारत और चीन ने किया, उन्होंने पश्चिमी नीति से असहमत हुए और सीधे टकराव से बचते हुए अपनी जो है स्वतंत्र नीति को अपनाया और तटस्थता नीति के तौर पे उन्होंने अपने जो राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। और यह तनाव न सिर्फ राजनीतिक आर्थिक है बल्कि ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर भी है कि कौन ये तय करेगा कि वैश्विक नैतिकता क्या है। ये सवाल हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है पश्चिम बनाम पूर्वी तनाव के बीच में। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की भूमिका। अब ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की भूमिका की अगर हम बात करें तो चाइना, भारत और अन्य विकासशील देशों ने मिलकर नई भू राजनीतिक आवाज़ बना रहे हैं, जो कि ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिकी प्रतिबंध की वैधता पर भी प्रश्न उठ रहा है। इससे जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया है उसकी वैधता पे भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये जो प्रतिबंध है वो एक तरफा नीति को वैध है या अवैध है। इसे कई देशों ने इसे एक तरफा भी बताया और इसे जो है अवैध भी बताया है। अब इसी पर पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि आप भी रूस से व्यापार करते हो, जिसे सुनकर जो है ट्रम्प सन्न हो गया और उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो इस पर अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो है इसके इफ़ेक्ट अब अमेरिका को क्या देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए हम उस पर बात करते हैं।
अब जैसे कि हमने ये भी देख लिया, तो इससे जो है राजनयिक प्रभाव, अब भारत एवं चीन जैसे बड़े देशों के द्वारा अमेरिका के दबाव को अनदेखा करना, ये उसके अकॉर्डिंग ही उनके दबाव को अनदेखा कर रहा है, जिससे जो है अमेरिका की जो वैश्विक प्रभाव शक्ति है उस पर सवाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि अमेरिका जो है बहुत सारे क्षेत्रों में राजनीतिक तौर पे वैश्विक क्षेत्रों में बहुत अच्छी भूमिका के रूप में देखे जा रहे हैं। वो अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने हाल ही में देखा था, और इसकी उसने जो है ईरान और इसराइल के जो बीच जो वॉर चल रहा था उसमें जो सीज़ फायर का भी जो क्रेडिट है वो खुद के ऊपर डाला। इंडिया एवं पाकिस्तान के जो बीच के सीज़ फायर का भी जो क्रेडिट खुद ले रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे जो है इसका प्रभाव जो है इन पॉलिटिकल क्षेत्र बहुत अच्छा है। बट इसके बाद जो है उसके जो है वैश्विक शक्ति पे भी सवाल खड़ा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊर्जा नीति में अकेलापन, अब रूस पर प्रतिबंध की नीति में अमेरिका को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है इस इफेक्ट के बाद, जिससे जो है उसकी जो रणनीति है वो कमज़ोर पड़ी है और पड़ सकती है आगे। अब आगे और जैसे अभी भारत और चाइना ने आवाज़ उठाई, वैसे बहुत सारी कंट्रियाँ भी उठा सकती है। अब एक तरफ ये उसके वैश्विक नेतृत्व को चुनौती है, उभरते हुए देश अपने राजनीतिकता को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की जो एक तरफा नीति है उसे चुनौतियाँ मिल रही है, और ये जो है इन फ्यूचर और अधिक देखने को भी मिल सकता है। अब आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान, अब जो है अगर हम बात करें तो भारत और चीन जो है रूस से तेल खरीदेगा, और उससे उसी प्रोसेस में जो है यूरोप और अमेरिका को बेचना, उससे जो है अमेरिका के जो ऊर्जा बाजार के लिए एक झटका है। क्योंकि वो कच्चे तेल इंडिया जो कच्चे तेल है वो कहीं ना कहीं वो जो कच्चे तेल है इनके द्वारा रूस से खरीदे जाते हैं और फिर इसे रिफाइनिंग करके पश्चिमी देशों में बेचे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है रूस की अमेरिका की ऊर्जा व्यापार के लिए एक झटका देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ जो है हमें एक नई ध्रुवीय शुरुआत भी देखने को मिल रही है, जैसे कि एशियाई देशों का यह रुख मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर भी संकेत कर रहा है, जहां अमेरिका अब अकेला निर्णायक शक्ति नहीं रह गया। तो अब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? तो हम बात करें तो भारत एवं चीन ने रूस से तेल खरीदने मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र नीति और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है। अब अमेरिका पर दबाव इन देशों पर असर नहीं डाल सका। अमेरिका का दबाव से इन देशों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इन दोनों देशों ने असामान्य सामंजस्य के बीच में अमेरिका को ला दिया है। और इस इंसिडेंट से हमें यह पता चलता है कि विकासशील देश अब अधिक आत्मनिर्भर, मुखर और रणनीतिक रूप से स्वतंत्र हो रहा है। अब ऊर्जा कूटनीति अब केवल पश्चिमी शक्तियों के नियंत्रण में नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो है अमेरिका की जो वर्चस्व नीति है, एक तरफा जो प्रभुत्व है उसको भी इसके द्वारा कहीं ना कहीं चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। और ये अगर हम बात करें तो वैश्विक राजनीति में हम देख रहे थे, तो हमें अब ये देखने को मिल रहा है नई ध्रुवीय साझा हितों पर आधारित गठजोड़ भी हमें देखने को मिल रहा है। और यह मामला सिर्फ तेल का नहीं है, बल्कि आर्थिक संप्रभुत्ता एवं कूटनीतिक स्वतंत्रता का भी प्रतीक बन गया। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है टॉपिक। थैंक यू।